विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का जुझारू अथवा अतिवादी चरण। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 और 6 से शुरू होता है और 1897 से लेकर 1905 तक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने भारत में अतिवादी आंदोलन को जन्म दिया। परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में उन नेताओं को मैदान में उतार दिया जो अपनी मांगों में आमूल परिवर्तनवादी थे और राष्ट्रवादिता के युद्धोन्मुखी रूप में विश्वास करते थे। उन्हें उग्रपंथी कहकर पुकारा जाने लगा था। 1897 के प्लेग से समूचे महाराष्ट्र और विशेषकर पूना की जनता पीड़ित थी। प्लेग कमिश्नर कर्नल रैंड ने प्लेग निरोध के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए थे वे अत्यंत अप्रिय सिद्ध हुए। बाल गंगाधर तिलक ने अपने लोकप्रिय पत्र केसरी में उनकी निंदा की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने कर्नल रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्टी की हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड दिया गया। लोकमान्य तिलक पर हत्याओं को उकसाने का दोष लगाया गया। उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास का दंड भी मिला। सरकार की इस कार्रवाई से सारा देश कुपित हो उठा था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 में कई ऐसे कानून बने जिनके विरुद्ध जनता में बड़ा असंतोष था और 1900 में कलकत्ता निगम अधिनियम, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया और इन अधिनियमों का उद्देश्य कलकत्ता निगम व विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत बनाना था। बंगाल के विभाजन से जनता का असंतोष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने असम और बंगाल के पूर्वी भागों को मिलाकर एक नया प्रांत बना लिया था। इस क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमत था और कहा गया कि ऐसा करने से प्रशासन में कुशलता आएगी। परंतु बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति को और कम करना था। बंग के विरुद्ध विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में बंगाल में एक घोर आंदोलन प्रारंभ हो गया। बंगालियों ने सरकार का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया और स्वदेशी और स्वराज्य का नारा भी लगाया। बंगाल का हर गली कूचा वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों बंगाल में हथियार भी इकट्ठे किए जाने लग चुके थे। 1907 का सूरत अधिवेशन उपरोक्त कारणों से कांग्रेस के भीतर एक जुझारू शक्ति का उदय हुआ। उसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष और लाला लाजपत राय कर रहे थे। तिलक ने देशवासियों को जो संदेश दिया उसका सार यह था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के सभापतित्व में संपन्न हुआ और ये पहला अवसर था विद्यार्थियों जब कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग उठाई गई थी। प्रस्ताव में स्वराज्य के अतिरिक्त 3 और बातें शामिल की गई थी: स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अतिवाद का समर्थन करता था और सरकार ने भी जुझारू नेताओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया। बंगाल के आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए गए और कुछ नेता बिना मुकदमा चलाए कैद के हवाले कर दिए गए। बंग के विरोध में की जाने वाली सभाओं पर लाठीचार्ज किया गया और 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को बंदी बनाकर वर्मा यानी म्यांमार की मांडले जेल में डाल दिया गया। 1908 ईस्वी में तिलक भी बंदी बना लिए गए थे और उन्हें 6 वर्ष का कारागार मिला। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में अनेक लोगों पर मुकदमे चले। बहुतों को कारावास का दंड मिला और कुछ को फांसी मिली। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक, सर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें तो तिलक देशभक्तों के राजकुंवर थे और सचमुच में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लोकप्रिय आंदोलन के जन्मदाता थे। गुरुमुख निहाल सिंह ने ये अपने वक्तव्य कहे। वैचारिक परिचर्चा में हम देखें अतिवादी और क्रांतिकारी नेताओं की नीतियां और कार्यक्रम की मांगे क्या थी। कार्यक्रम और नीतियों की दृष्टि से अतिवादियों के 2 स्पष्ट वर्ग थे विद्यार्थियों। पहला, वे लोग जो पूर्ण स्वराज्य की चाह कर रहे थे और जो हिंसक और आतंक के माध्यम से की नीतियों को नापसंद करते थे और दूसरे वे थे जो लोक क्रांति के जरिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समूल को नष्ट कर देना चाहते थे।
अहिंसक अतिवादी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों नेता कुछ समान आदर्शों से प्रेरित थे। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते थे। प्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि विद्यार्थियों के छोटे-छोटे सुधारों की मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया था। गांधी जी के शब्दों में कहें तो स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना कि लोकमान्य ने किया था। जनता के ये निडर नेता ब्रिटेन और भारत के हितों की को परस्पर विरोधी मानते थे, न कि पूरक मानते थे। इसलिए महज प्रशासनिक सुधार या नौकरियों का भारतीयकरण उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उनका कहना था कि स्वराज्य या राजनीतिक सत्ता ही मूलभूत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति ला सकती है। दूसरा, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता की को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की। विपिन चंद्र पाल ने कृष्ण को भारत की आत्मा बतलाया। अतिवादी नेता भारत के गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा ग्रहण करते थे। उनके आदर्श पात्र थे चंद्रगुप्त, राणा प्रताप, शिवाजी और लक्ष्मीबाई। तीसरे, इन नेताओं का प्रभाव केवल उच्च वर्गों या शिक्षित लोगों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आम लोगों और नवयुवकों की पीठ भी थपथपाई थी। संघर्ष के तरीकों की बात करें तो विद्यार्थियों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग इनका संघर्ष का तरीका था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन चल निकला। इन सभी नेताओं का विचार था कि स्वदेशी आंदोलन से भारतीय उद्योग धंधों का विकास होगा और ब्रिटिश व्यापार को आघात पहुंचेगा। राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, गर्म दलीय नेताओं को राष्ट्रीय शिक्षा से विशेष लगाव था। वे कहा करते थे कि पाश्चात्य शिक्षा से कोई अप्रत्यक्ष लाभ ही मिल गया हो, उससे अप्रत्यक्ष ही लाभ ही मिल गया हो, पर उससे हानियां भी बहुत अधिक हुई हैं। मतलब जो हमारे पास पाश्चात्य शिक्षा थी उससे भले ही हमें अप्रत्यक्ष लाभ मिल गया हो, लेकिन हानियां बहुत अत्यधिक ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा वह है जो बच्चों में राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करेगी और उन्हें देश के अतीत का बोध भी कराएगी। लाला लाजपत राय यह भी कहा करते थे कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करे। शांतिपूर्ण विरोधों तथा असहयोग, यह भी उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल था। तिलक या विपिन चंद्र पाल ने हिंसा और क्रांति को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। कई विदेशी लेखकों व अधिकारियों ने उन पर क्रांतिकारी का आरोप भी लगाया था। जैसे कि शिरोल ने कहा कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्या को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का निर्माण किया था। वास्तव में इस प्रकार के सभी आरोप निराधार थे। यह ठीक है कि जनता के जुझारू नेता काफी निडर और निष्ठावान थे, परंतु उन्होंने देशवासियों को हिंसा की ओर प्रेरित कभी नहीं किया। उन्होंने भारतीयों को शांतिपूर्ण विरोध और असहयोग का पाठ भी पढ़ाया था। ब्रिटिश माल और अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार के अलावा उसमें ये बातें भी शामिल थी कि सरकारी आंदोलनों का बहिष्कार तथा सरकार के साथ सहयोग न करना। संक्षेप में विद्यार्थियों, गर्म दलीय नेताओं ने तत्कालीन उदारवादियों की नरम नीतियों को ठुकराते हुए देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उदारवादी सोचते हैं कि अंग्रेजों को समझा बुझाकर काम निकाला जा सकता है, परंतु हमारा विचार है कि सरकार के ऊपर दबाव डालने से ही अधिकारों की प्राप्ति संभव है। ये बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द थे। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांति की राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई और जहां 1899 में चापेकर बंधुओं ने कर्नल रैंड और मिस्टर आयरेस्ट की हत्या की थी। बंगभंग के कारण बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बन चुका था। धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला पंजाब और दिल्ली में फैल चुकी थी और इस युग में क्रांतिकारियों से इन लोगों के नाम विशेष रूप से सामने आते हैं। महाराष्ट्र के वीर सावरकर, श्यामजी वर्मा तथा गणेश सावरकर, बंगाल के वीरेंद्र घोष, खुदीराम बोस, कन्हैयालाल, पंजाब के सरदार अजीत सिंह, भाई परमानंद और लाला हरदयाल तथा दिल्ली के अवध बिहारी दीननाथ और मास्टर अमीरचंद। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या की, सरकारी खजाना लूटा और जिन गाड़ियों से गवर्नर जनरल सफर किया करते थे उन्हें उड़ा देने की साजिशें भी की। डॉक्टर अप्पादुराय ने क्रांतिकारियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा कि चोरी डकैती इसलिए अपराध माने जाते हैं क्योंकि वे एक अच्छे सामाजिक जीवन के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से जो डकैती डाली जाती है उसे क्रांतिकारियों ने समाज के लिए
बुरा नहीं माना था। आप ये देख सकते हैं मदन लाल धिंगड़ा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने उन्होंने लंदन में भी इंडिया हाउस की स्थापना की। उनके संपर्क में अनेक भारतीय छात्र भी हैं, जैसे कि लाला हरदयाल, मैडम कामा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा। और 1 जून 1919 को मदन लाल ने सर कर्जन वाइली को गोली मार दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्रूर उपायों से काम लिया। बहुत से नवयुवकों को फांसी की सजा भी दी गई और कुछ को काले पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। फलस्वरूप 1912 के आते आते क्रांतिकारी आंदोलन शिथिल पड़ गया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को का यह पक्का विश्वास था कि उस समय भारत में जो परिस्थितियां मौजूद थी उनके अंतर्गत हिंसा का मार्ग बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था, क्योंकि सरकार ने शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को निहत्था बना दिया था। इसके बाद अतिवादी राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आंदोलन के इन जुझारू नेताओं ने स्वराज्य, भारत माता और भारत राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग करके देशवासियों में गजब की देशभक्ति पैदा की थी। स्टैनले वॉलपट ने लिखा कि तिलक के सपनों का देश इस प्रकार का भारत नहीं था जो विदेशी शासकों की दया का मोहताज रहा हो। वे तो ये चाहते थे कि भारत अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त करे। उनकी और देशवासियों की खुशी इसी में थी, विद्यार्थियों की अंग्रेज जल्द से जल्द भारत छोड़ के चले जाएं। तिलक और लाला लाजपत राय ने स्वराज्य की धारणा को अत्यंत लोकप्रिय बनाया था और वास्तव में इन जुझारू नेताओं के हृदय में स्वराज्य के लिए जो तड़पन थी वह सुरेंद्र बनर्जी या फिरोजशाह मेहता में देखने को नहीं मिली। 1908 में न्यायालय द्वारा 6 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाए जाने के बाद तिलक ने कहा, संसार में इस अदालत से बड़ी कई और शक्तियां हैं। विधि का यही विधान होगा कि जिस लक्ष्य के लिए मैं संघर्षशील हूँ उसकी उसकी पूर्ति में स्वतंत्र रहने के बजाय बंदी जीवन की यातनाओं द्वारा संभव हो। दूसरा, उदारवादियों का आंदोलन केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था और इस आंदोलन को सही अर्थों में जन आंदोलन बनाने का श्रेय इन जुझारू नेताओं को ही है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस चांदनी चौक दिल्ली में गुजर रहा था। किसी व्यक्ति ने हाथी पर सवार वायसराय पर बम फेंका जिससे वे घायल हो गए और सरकार का विश्वास था कि इसके पीछे रास बिहारी बोस का हाथ है। कलकत्ता में उनके मकान पर छापा मारा गया। वहां कुछ पत्र और कागजात मिले जिसमें मास्टर अमीरचंद द्वारा लिखा गया एक पत्र भी शामिल था। 8 मई 1915 को मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और लाल मुकुंद को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। उनका अंतिम संदेश था, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना भारतीयों के लिए अनिवार्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 8 मई 2009 को हार्डिंग बम कांड के 3 अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और इस चित्र में श्री अवध बिहारी स्पष्ट रूप से दृश्य नहीं है। बीच में मास्टर अमीरचंद का फोटो है और दाईं ओर अंत में हम श्री बाल मुकुंद का फोटो भी देख सकते हैं। ये देखिए आप। इसके बाद वे कहा करते थे कि सरकार की ओर ताकने के बजाय हमें दीनहीन भारतीयों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तिलक अपने समाचार पत्र केसरी में सदैव ऐसा लेख लिखते थे और जिनका संबंध किसानों, मजदूरों, जुलाहों, गिरिजनों और वनवासियों की समस्याओं से होता था। फलस्वरूप 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध बंबई के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और ये पहला अवसर था विद्यार्थियों जबकि मजदूरों ने अपनी एकता साहस का प्रदर्शन किया। रूसी नेता लेनिन ने भारत के मजदूरों को उनके इस कार्य पर बहुत बधाई भी दी। लेनिन ने इस हड़ताल का अभिनंदन इन शब्दों में किया कि भारत में भी श्रमिक वर्ग संघर्ष के प्रति सचेत हो गया है, इसलिए रूस की तरह स्वेच्छाचारी ब्रिटिश शासन प्रणाली का सर्वनाश अवश्यंभावी है। तीसरी बात, स्वदेशी आंदोलन भारत के युवा वर्ग विशेषकर छात्र छात्राओं और बंगाल के साथ साथ असम व उड़ीसा जैसे दूरस्थ प्रदेशों को भी राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में ले गया। जुझारू नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार के लिए कुछ सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। विद्यार्थियों जैसे कि काली देवी, गणेश, शिवाजी और राणा प्रताप, विपिन चंद्र और वरुण देश जैसे मार्क्सवादी लेखकों का निष्कर्ष है कि जुझारू नेता जनता को शक्ति और उत्साह के साथ आगे लेकर आए।
लेकिन उनके कुछ कार्यों में सांप्रदायिकता का पुनः उभार भी हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से उग्रवादी और गर्मपंथियों ने इस प्रकार से राष्ट्रवाद को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब बात आती है होम रूल आंदोलन की। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, 1908 में तिलक को 6 वर्ष का कारावास दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया था और 1914 में उन्हें मुक्त कर दिया गया था। कांग्रेस पर अभी उदारवादियों का ही कब्जा था, इसलिए तिलक और उनके साथी कांग्रेस के बाहर ही राष्ट्रीय संगठन का कार्य करते रहे। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के कहने से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने पर उदारवादियों ने सरकार को यह आश्वासन दिया कि भारतीय तन मन धन से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करेंगे। इस सहायता के बदले भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार से कोई निश्चित आश्वासन चाहते थे, परंतु सरकार ने आश्वासन देने से आनाकानी कर दी और 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास चेन्नई में एक होम रूल लीग, ये देखिए श्रीमती एनी बेसेंट समकालीन भारतीय विचारकों में जो तीव्र आध्यात्मिक राष्ट्रवादी दिखलाई देती हैं, उसका एक रूप एनी बेसेंट के शब्दों में मिलता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी व्यक्तिकता और अपना स्वधर्म है उसका। एनी बेसेंट ने कहा कि भारत में प्रश्रय पाने वाले अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, किंतु इनमें से किसी की भी शिरा भारत के अतीत तक नहीं पहुंचेगी। इनमें से किसी में भी यह दम नहीं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीवित रख सके। इनमें से प्रत्येक भारत से विलीन हो जाएगा और तब भी भारत ही रहेगा, किंतु यदि हिंदुत्व विलीन हो गया तो शेष क्या रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर इसकी स्थापना की थी, यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना करी और इस लीग के माध्यम से उन्होंने भारतीयों के लिए स्वै शासन का प्रचार भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में तिलक के नेतृत्व में एक होम रूल लीग की स्थापना की गई और इन नेताओं का कहना था कि देश की जनता अब इस योग्य हो गई है कि शासन प्रबंध अपने हाथों में ले ले। यही होम रूल है, इसी का नाम स्वै शासन या स्वराज्य है। 1916 में तिलक, एनी बेसेंट और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शिबली के प्रयास में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। प्रशासनिक सुधारों के लिए जो परियोजना तैयार की गई उसमें ये मांगे शामिल थी, प्रांतों को केंद्र के कड़े नियंत्रण से मुक्त रखा जाए और केंद्र में गवर्नर जनरल तथा प्रांतों में गवर्नर विधानमंडलों की सिफारिश के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए उसकी यह बात मान ली गई कि विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण जारी होगा। 1916-17 के दौरान होम रूल आंदोलन सारे देश में फैल चुका था और सरकार घबरा उठी थी। पंजाब और दिल्ली में लोकमान्य तिलक के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी और जून 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को बंदी बना लिया गया था। इस कार्यवाही से बड़ी उत्तेजना भी फैली। 1917 के मध्य में होम रूल आंदोलन बहुत तीव्र हो गया था और तभी भारत मंत्री श्री मॉन्टेग ने यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार की नीति यह है कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। सरकार ने नजरबंद लोगों की रिहाई के आदेश दिए और आंदोलन धीरे धीरे शीघ्र पर चला गया और कुछ समय बाद भारत मंत्री श्री मॉन्टेग और गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड के प्रयत्नों से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसके आधार पर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम बना। वैचारिक परिचर्चा। होम रूल आंदोलन संवैधानिक और शांतिपूर्ण संघर्ष का ही एक रूप था। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए होम रूल यानी स्वै शासन की स्थापना करना। इस आंदोलन के पीछे ये विश्वास था कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वै शासन के अधिकार मिल जाएं। आंदोलन अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, परंतु आंदोलन का इतना महत्व अवश्य था कि उसने देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को जीवित रखा और भारतीयों में एक विलक्षण ढंग से राजनीतिक जागृति को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।